हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल PSR स्टडी में। आपको इस चैनल पर जीव विज्ञान की क्लास फ्री में दी जा रही हैं। साथ में नोट्स भी फ्री दिए जा रहे हैं। चैप्टर 2 पुष्पी पौधों में जनन, वन शॉट वीडियो मतलब पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा चैप्टर 2। और नोट्स की वीडियो एक नेक्स्ट आएगी। आपको नोट्स कहाँ से और कैसे मिलेंगे? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। की संरचना, पुष्प की संरचना कैसे होती है? यह आपका पुष्प है। ये पुष्प मैंने पहले ही बना लिया है, क्योंकि मैं अगर बाद में बनाता, अगर मैं अभी बनाता आज का आपको समझाने के लिए, तो आपके कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्योंकि फिर ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाने के लिए पहले ही चित्र बना लिया है कॉपी पे। जो कली होती हैं, जो आपस में जो इससे जुड़ी होती हैं, जो पुष्प से जो नीचे जुड़ी रहती हैं, इसे हम वायुदल बोलते हैं। ठीक है क्या? इसे हम वायुदल बोलते हैं। ठीक है, दोनों कलियों को हम क्या क्या बोलते हैं? वायुदल, वायुदल पुंज कहते हैं। ठीक है क्या? हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे वायुदल पुंज कहते हैं। ठीक है क्या? वायुदल पुंज कहते हैं। जो कि दोनों चीज आपस में, मतलब जो कि हरी वाली पत्ती होती हैं, जो नीचे पुष्प की जुड़ी रहती हैं, हम इसे वायुदल पुंज कहते हैं। और जो इसमें जो पत्ती होती हैं साइड में, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जो गुड़हल का फूल होता है, आप उसके अंदर देख सकते हैं जो कि पत्तियां होती हैं उसमें निकली हुई, इसे हम बोलते हैं दल पुंज। दल पुंज। ठीक है क्या है ये आपका दल पुंज है। और जो कि आपका इसे हम बोलते हैं क्या? पुतंतु। ठीक है क्या? इसे हम पुमंग कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? हम इसे पुमंग कहते हैं। ये क्या होता है आपका? ये पुमंग होता है। ये हिस्सा जो होते हैं ये पुमंग होते हैं। और जो कि हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है, इस हिस्से को हम जायंग कहते हैं। क्या क्या कहते हैं हम इसे? जायंग। इसे हम जायंग कहते हैं। इसमें मुख्यतः 4 ही चक्कर होते हैं। जैसे अभी वायुदल, जो पुष्प के अंदर, मतलब जो पुष्प से जुड़ा होता है, जो उसकी पत्ती होती हैं, उसे दलपुंज कहते हैं। और जो इसमें आपने देखा होगा, जो गुड़हल के फूल में जो खड़ा रहता है, उसे हम पुमंग कहते हैं। और इसे हम, जहाँ पर इसका जो विकास होता है, जो मतलब ये जहाँ पर ये डंडी जुड़ी होती है, उसे जायंग कहते हैं। तो इसमें मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? इसमें मुख्यतः 4 भाग होते हैं। ठीक है ना? इसमें मुख्यतः क्या भाग होते हैं? इसमें 4 भाग होते हैं। उसमें कुछ सहायक चक्कर और आवश्यक चक्कर भी होते हैं, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले आपको मैं इसे, मतलब इसके जो के भाग हैं, इनके नाम बता दूं, क्योंकि ये 4 प्रकार के भाग होते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या होता है? जैसे दलपुंज, जब ये 2 होते हैं तो ये पुष्प से जुड़े होते हैं, तो हम इन्हें मतलब कैसे होते हैं, तो हम इन्हें दलपुंज कहते हैं। अगर हम इसमें अगर हम इसे एक की बात करें तो हम इसे वायुदल बोलते हैं। ठीक है क्या? वायुदल। ठीक है क्या बोलते हैं? हम इसे वायुदल कहते हैं। अगर हम इसे एक पत्ती की बात करें तो हम इसे वायुदल बोलते हैं। जैसे कि कई पत्तियां होती हैं तो हम उसे वायुदल पुंज कहते हैं। अब जो दलपुंज होता है, ये भी बहुत सारी पत्तियां होती हैं, तो ये मतलब जो बहुत सारी पत्तियां होती हैं तो हम उसे दलपुंज कहते हैं। अगर हम एक पत्ती की बात करें इसके अंदर तो हम इसे दल कहते हैं। ठीक है क्या? हम इसे दल बोलते हैं ओनली, बस। अगर हम ऊपर आए, जो कि पुमंग है, जो कि पूरा खड़ा है, हम इसे पुमंग बोलते हैं। ठीक है ना क्या? इसे हम पुमंग बोलते हैं। इस पुमंग के अंदर कई भाग होते हैं। ठीक है क्या? इस पुमंग के अंदर कई भाग होते हैं। जो कि आपका जो कि डंडी डंडी वाला जो कि भाग दिख रहा है, जो कि मैंने स्क्रॉल बनाया, इस भाग को हम पुतंतु कहते हैं। ठीक है क्या? पुतंतु कहते हैं। इस भाग को हम पुतंतु कहते हैं। जो कि आपका जो छोटा सा भाग है ऊपर को, जो गोल गोल, इस भाग को हम परागकोश कहते हैं। ठीक है क्या? इस भाग को हम परागकोश कहते हैं। परागकोश कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम परागकोश कहते हैं। इस भाग को हम परागकोश कहते हैं। अब जो कि जायंग होता है, इस मतलब हम इसे पूरे को तो जायंग बोलते हैं। ये मतलब जायंग के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। हम इसे जब जायंग बोलते हैं तो जायंग के अंदर स्त्री केसर होता है। अगर एक की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं? हम इसे एक स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है क्या? स्त्री केसर।
अगर हम इसकी अगर एक प्रोसेस की बात करें यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की, तो इसे एक स्तरीकेसर कहते हैं। ये आपका एक जायंग होगा, मतलब ये पूरा होता है, एक पुष्प के अंदर क्या ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्तरीकेसर हम अगर एक की बात करें तो हम उसे स्तरीकेसर कहते हैं। अब स्तरीकेसर कहते हैं, अब स्तरीकेसर के अंदर भी कई भाग होते हैं और तुम्हारे पुमंग के भी अंदर कई भाग होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। अब जैसे मैंने आपको पुतंतु, पुमंग और पराकोष। अब पराकोष के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके परागकण पाए जाते हैं, ठीक है क्या, परागकण, परागकण इसके अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं, मतलब इनसे ही इसके अंदर नरयुग्मक पाए जाते हैं, इसके अंदर ही ये इस पूरे भाग को हम बोलते हैं नरयुग्मक, ठीक है, नर भाग, ठीक है क्या, नर भाग, इस पूरे भाग को हम कहते हैं नर भाग। और जो पूरा भाग होता है इसके भी 3 नाम होते हैं, जैसे जो आपको जो ऊपर खुंडी दिखाई दे रही है हम इसे वर्तिका कहते हैं, ठीक है क्या, हम इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है क्या बोलते हैं, हम इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। अब जो आपको जो दिखाई दे रहा है जो प्रोसेस यहाँ तक का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के को हम इसे वर्तिका बोलते हैं, ठीक है क्या, हम इसे वर्तिका कहते हैं, ठीक है क्या बोलते हैं, हम इसे वर्तिका कहते हैं। और उसके नीचे अगर हम बात करें जो ये इसका इतना भाग होता है इसे हम अंडाशय कहते हैं, ठीक है क्या, जो ये आपका जो ये इतना भाग होता है हम इसे अंडाशय बोलते हैं, ठीक है क्या, अंडाशय कहते हैं, इसे हम अंडाशय कहते हैं जो ये भाग होता है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपके। अब मैंने आपको बता दिया, अब अंडाशय के अंदर क्या होता है, अब अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं यहाँ पर, ये आपके बीजांड पाए जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है क्या, ये आपके बीजांड पाए जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे, क्या होते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर ये बीजांड पाए जाते हैं बहुत सारे यहाँ पर, ठीक है। इस बीजांड के अंदर ही क्या होती है, मादा भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, मादा भाग होता है, इस बीजांड के अंदर ही मादा भाग होता है, मतलब इसे पूरे को इस तरीके से को मादा भाग कहते हैं, लेकिन जो मादा भाग हकीकत में होता है वो इसके बीजांड के अंदर ही होता है, ठीक है ना, बीजांड के अंदर ही मादा भाग होता है। जो ये आपके जो ये पराकरण होते हैं ऊपर, पराकरण के अंदर ही नर भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, इसके अंदर ही नर भाग होता है पराकरण के अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ही नर भाग होता है। अब इसमें कुछ सहायक चक्र और कुछ आवश्यक चक्र होते हैं, ठीक है, वही मैं आपको पहले बता दूं, जो आपको मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत ना, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र क्या होते हैं। अब जो मतलब सहायता करते हैं उन्हें तो सहायक चक्र कहते हैं, जो आवश्यक चक्र होते हैं जिन मतलब जो प्रोसेस करते हैं तो उन्हें आवश्यक चक्र कहते हैं। जैसे सहायक चक्र क्या होते हैं, सहायक चक्र और तुम्हारा आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र, जो सहायक चक्र होते हैं आपके होते हैं वो बाह्य दलपुंज, ठीक है क्या, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये आपके क्या होते हैं, मतलब कि जो सहायता करते हैं, इन्हें हम सहायक चक्र कहते हैं। मतलब इसमें जो कि जनन होता है पुष्पी पौधों में, तो उसमें जो सहायता करते हैं तो हम इसे मतलब जो कि सहायता करते हैं बाह्यदल और दलपुंज को हम सहायक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये खाली बस इनकी सहायता करते हैं, ठीक है ना। अब जो कि आवश्यक चक्र होते हैं आपका पुमंग और जायांग, ठीक है क्या, पुमंग और जायांग, ये आवश्यक चक्कर इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्रोसेसिंग होती है वो इनके द्वारा होती है। जो पुमंग होता है, पुमंग के अंदर ही पराकण पाए जाते हैं, पराकण के अंदर ही नर भाग होता है। अब जो जायंग होता है, जायंग के अंदर अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर मादा भाग, तो यहाँ पर इसके अंदर मादा भाग होता है। तो ये इसके आवश्यक चक्र होते हैं। अब ये तो एक पूरे पुष्पी पौधों का मैंने आपको एक चित्र समझा दिया। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा पहले बता दूंगा इसमें प्रोसेसिंग होती कैसे। इसमें प्रोसेसिंग ऐसे होती है, ये यहाँ पर जब ये जो पराकोष होते हैं ये जब मतलब यहाँ पर ये फूट जाते हैं, मतलब ये यहाँ पर पक जाते हैं टहनियाँ, जो
परागकण है, नर भाग, वो हवा के द्वारा, कीट के द्वारा या किसी के भी द्वारा वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। हवा के द्वारा, किसी पक्षी के द्वारा, मतलब किसी भी चीज के द्वारा। जैसे आपने देखो तितली मतलब जनन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है पुष्पी पौधों में। तो वो यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं, मतलब परागकण से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से फिर जनन की स्टार्टिंग होती है। अब हम जो इसमें पढ़ेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे नर युग्मक के भाग के बारे में। फिर उससे अगले में पढ़ेंगे आपका ये स्त्री, मतलब ये स्त्री केसर क्या होता है, ये स्त्री केसर के बारे में पूरी स्त्री केसर की डिटेल देंगे। फिर उसके आगे पढ़ेंगे हम निषेचन पूर्व घटनाएं, फिर निषेचन का, निषेचन में क्या होता है, फिर निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। ये थी आपके पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अगर आपने इसे पूरा तरीके से अगर याद नहीं करा तो आपका दूसरा चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपको इसे पूरी तरह समझना पड़ेगा, तभी कि आपको दूसरा चैप्टर पूरी तरह समझ में आएगा। क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है ये पुष्पी पौधों, मतलब पुष्पों में जनन कैसे होता है, ये उसके ऊपर है। जब तक आप इस पुष्प के नाम याद नहीं करेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पुष्प की संरचना पूरी बता चुका हूँ कि पुष्प की संरचना कैसे होती है। आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाएं। इस चैप्टर को 3 घटनाओं पर आधारित है, ठीक है। जो ये चैप्टर है 3 घटनाओं पर आधारित है। नंबर 1 घटना, निषेचन से पूर्व संरचना एवं घटनाएं। दोहरा निषेचन, निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं, ठीक है। निषेचन से पूर्व संरचना एवं घटनाएं, इसमें हम पढ़ेंगे परागकणों का विकास कैसे होता है, ठीक है ना, वो स्त्री केसर पर कैसे जाते हैं। दूसरे में पढ़ेंगे हम जायांग, मतलब इसके मतलब दूसरे भाग में पढ़ेंगे जायांग। निषेचन से पूर्व संरचना एवं घटनाएं हम पढ़ेंगे जायांग क्या होता है। उसके बाद होगा फिर दोहरा निषेचन, मतलब उसमें निषेचन कैसे होता है। फिर जो निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम निषेचन पश्च बोलते हैं, ठीक है। निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, निषेचन से पूर्व संरचना एवं घटनाएं, ठीक है। जो मैंने आपको पुष्प की संरचना बताई है, अगर आपने उस पुष्प की संरचना को पूरी तरह नहीं पढ़ा भी अच्छी तरह से तो आप उसे पढ़ लें। जब तक आप उस पुष्प की संरचना को बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। निषेचन से पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं होती क्या हैं। पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आज हम पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें परागकणों का विकास कैसे होता है। पुंकेसर पुष्प का नर पेड़जनन अंग है। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पुतंतु और पराकोष। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, जो ऊपर वाला भाग होता है जो पालियाँ होती हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम पराकोष, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इन्हें, पराकोष कहते हैं। जो आपको जो डंडी दिखाई दे रही है इसके नीचे, हम इसे बोलते हैं पुतंतु, ठीक है। क्या हम इसे पुतंतु कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पराकोष की संरचना के बारे में। पराकोष की संरचना कैसे होती है। पराकोष की संरचना कैसे होती है, ठीक है ना। अब इसके बारे में जानेंगे। पराकोष में 2 पालियाँ होती हैं जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी रहती हैं। पराकोष की प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठों से विभेदित होती है, जिनमें परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इस प्रकार एक पराकोष में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। मालवेसी कुल के पादपों कपास, भिंडी में एक पाली ही पाई है। जैसे पराकोष को एक कोष्ठीय कहते हैं तथा इसमें केवल 2 लघु बीजाणुधानी ही पाई जाती हैं। जो मैंने अभी आपको पराकोष की संरचना बताई थी, अब मैं आपको चित्र के बारे में समझाता हूँ। पराकोष की 2 पालियाँ होती हैं, पाली 1, पाली 2। क्या होती है, इसकी 2 पालियाँ होती हैं। अब हम इसे जूम करके देखते हैं, ठीक है। क्या अब हम इसे जूम करके देखते हैं कि इसका प्रोसेस आगे कैसे होता है, इसमें प्रकोष्ठ कैसे होते हैं, ठीक है ना।
जो कि अभी मैंने आपको 2 पाली दिखाई थी, ये अपने संयोजी ऊतकों के द्वारा यहाँ पर जुड़ी रहती हैं। और मैंने कहा था, मैं अभी आपको इसे जूम कर देता हूँ। एक पराकोष के अंदर, ठीक है, एक पराकोष के अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। प्रकोष्ठ नंबर 1, प्रकोष्ठ नंबर 2। ज़्यादा प्रकोष्ठ 1 होता है, ये नंबर प्रकोष्ठ 2 होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा चित्र सही नहीं बना, मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। जब इसमें दो पालियाँ होती हैं, दो उन्हें बोलते हैं प्रकोष्ठ, ठीक है। एक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। क्या एक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं? एक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तो जब ये 2 पालियाँ होती हैं तो 2 पालियों के अंदर कितने प्रकोष्ठ हुए? इसके अंदर 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने? इसके अंदर 4 प्रकोष्ठ होते हैं। जो कि प्रकोष्ठ होते हैं 4, इसे ही हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी, ठीक है। क्या? लघु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं हम इसे? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इसे ही हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं, क्योंकि अब मैंने आपको इसमें प्रकोष्ठ को खोल कर दिखाया है और मैंने आपको बताया कि एक प्रकोष्ठ के अंदर मतलब उसकी एक प्रकोष्ठ की संरचना कैसे होती है। अब हम जानेंगे लघु बीजाणु धानी, मतलब लघु बीजाणु धानी का होता है प्रकोष्ठों की संरचना। प्रकोष्ठों की संरचना इसमें कैसे होती है तो अब हम इसे लघु बीजाणु धानी को अब हम इसे जूम करके जानेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और मतलब ये वर्क कैसे करता है, इसमें परागकणों का विकास कैसे होता है और ये कैसे बनते हैं। लघु बीजाणु धानी की संरचना मैंने बताया था अभी, लघु बीजाणु धानी का विकास कहता है और कैसे होता है। मैं इसे चित्र के द्वारा भी समझाऊंगा। अगर मैं आपको इसे पहले पढ़ा देता हूँ नोट्सों के द्वारा तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है इसमें कौन सी चीज़ कैसे होती है, ठीक है ना। लघु बीजाणु धानी की संरचना। लघु बीजाणु धानी में एक परागधानी भित्ति होती है। क्या होती है? इसमें एक परागधानी भित्ति होती है। अब परागधानी भित्ति अब ये काम कैसे करती है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसे ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर गलती कर दी तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये इसका समझने का, सबसे मेन रीजन आपको इसी के अंदर है समझने का, ठीक है। परागधानी भित्ति में यह अधोस्तरीय कोशिका होती है, ठीक है ना। परागधानी में यह एक अधोस्तरीय कोशिका होती है। अधोस्तरीय कोशिका बड़ी होकर एक परिपृष्ठ कोशिका बनाती है, मतलब ये अपने आकार में बड़ी होकर जब इसका विकास हो जाता है तो ये एक परिपृष्ठ कोशिका बनाती है। परिपृष्ठ कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिका बनाती है, ठीक है ना। क्या? ये विभाजित होने के बाद ये 2 और नई कोशिका बनाती है। नंबर 1 है इसमें प्राथमिक भित्तिक कोशिका, ठीक है। क्या? प्राथमिक भित्तिक कोशिका। नंबर 2 है प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका। लघु बीजाणु धानी को हम प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? पूर्ण बीजाणु जनन कहते हैं। अब पढ़ेंगे प्राथमिक भित्तिक कोशिका के बारे में। प्राथमिक भित्तिक कोशिका होती क्या है? प्राथमिक भित्तिक कोशिका प्राथमिक भित्तिक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका बनाती है। 2 से 4 और कोशिका 4 से 8 कोशिका बनाती है और ये एक कोशिका का समूह बना लेती है। इन कोशिकाओं को 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। क्या? इनमें समसूत्री विभाजन होता है। तो ये क्या करती है? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो ये कोशिकाओं का समूह बना लेती है। जब ये कोशिकाओं का समूह बना लेती है तो हमने इन्हें 3 स्तरों में विभाजित किया है कोशिकाओं को, ठीक है ना। क्या? 3 स्तरों में विभाजित किया है इन कोशिकाओं। नंबर 1 है बाह्य स्तर। बाह्य स्तर होता है क्या? वही मैं अभी आपको बताऊंगा। नंबर 2 है मध्य स्तर। मध्य स्तर जो होता है 1 से 3 परत का होता है, ठीक है। कितने का होता है? 1 से 3 परत का होता है मध्य स्तर। उसके बाद होता है टैपिटम, ठीक है। क्या होता है? एक टैपिटम होता है। अब हम इसके बारे में भी जानते हैं डिटेल में। बाह्य स्तर क्या होता है? यह पराकोष की सबसे बाहरी परत होती है जिसका मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है, मतलब जो इसकी सुरक्षा करता है। लघु बीजाणु धानी या पुंग बीजाणु जनन की जो इनका मतलब एक ही है जो इनकी रक्षा करता है। मध्य स्तर में क्या होता है? यह 1 से 3 परतों की पतली भित्ति वाली कोशिका की बनी होती है। मध्य स्तर की कोशिका प्राय नष्ट होकर परागकणों को पोषण प्रदान करती है। टैपिटम का कार्य क्या होता है? यह पराकोषों की आंतरिक एवं विशिष्ट परत होती है और यह परत भी नष्ट हो जाती है और नष्ट होकर विकसित परागकणों को पोषण प्रदान करती है। इसे ही टैपिटम कहते हैं। नंबर 2 है प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका। ये काम कैसे करती है? प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और विभाजन होने के बाद जो कोशिका बनती है उसे लघु बीजाणु मृत कोशिका कहते हैं। लघु बीजाणु मृत कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। विभाजन होने के बाद एक लघु बीजाणु मृत कोशिका में से और नई 4 कोशिका बनती हैं और इसमें कई सारे परागकण बन जाते हैं। अब मैं इसे आपको एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ।
सबसे पहले इसमें जो कोशिका वो होती है अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है। कौन सी होती है? अधोस्तरीय कोशिका। अधस्तरीय कोशिका। अधस्तरीय जो कोशिका होती है ये विकास करके जब इसका जब विकास हो जाता है तो ये बनाती है पिरपृष्ठ कोशिका, ठीक है। कौन सी? पिरपृष्ठ कोशिका। पिरपृष्ठ कोशिका ये बनाती है पिरपृष्ठ कोशिका। जब ये पिरपृष्ठ कोशिका बनाती है तो इसमें समसूत्री विभाजन हो जाता, ठीक है ना। जब ये पिरपृष्ठ कोशिका बन जाती है तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है जो कि पिरपृष्ठ कोशिका है ये विभाजित होकर दो नई कोशिका बना लेती है, ठीक है। कौन सी? ये दो नई कोशिका बना लेती है। प्राथमिक द्वितीयक कोशिका। प्राथमिक द्वितीयक कोशिका। नंबर दूसरे है आपकी प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। कौन सी? पूबीजाणु जनन कोशिका। ये कोशिका बना लेती है। जो कि आपकी प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है ये 3 भागों में बट जाती है, ठीक है। क्या? ये 3 भागों में बट जाती है। नंबर पहला है इसमें बाह्य स्तर, ठीक है, बाह्य स्तर। नंबर दूसरा है इसमें मध्य स्तर की जो होती है इसकी 1 से 3 परत होती है, ठीक है। क्या? 1 से 3 परतें होती हैं। उसके बाद होता है टैपिटम। ये ऐसे इसका विकास होता है कोशिका। जो प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका ये यूं ही रहती है। अब हम इसका चित्र के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। जो ये हम पढ़ रहे हैं ये एक लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे हम पुंख बीजाणु जनन भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ तक आने में कोई दिक्कत हो रही हो इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ। सबसे मैंने अब यहाँ पर है जो कि मैंने अभी आपको थ्योरी बताई थी। अब ये थ्योरी जो बताई थी मैंने पहले आपको, और अब मैं आपको इसे पूरे चित्र के द्वारा समझाऊंगा इसका विकास कैसे कैसे होता है। पहले मैंने आपको थ्योरी में समझा चुका, ठीक है ना। इसकी जो पहली परत होती है, ठीक है, कौन सी परत होती है? पहली परत होती है मध्य स्तर। मैंने आपको बताए थे कि कौन सी स्तर होती है ये इसकी होती है मध्य स्तर। ये इसकी मध्य स्तर कोशिका होती है। उसके बाद इसकी होती है ये कौन सी होती है? ये होती है आपकी बाह्य स्तर, ठीक है ना। कौन सी? बाह्य स्तर। जो कि कोशिका है आपकी ये बाह्य स्तर कोशिका होती है। उसके बाद जो दूसरी कोशिका वो होती है मध्य स्तर, 1 से 3 परत की होती है, ठीक है। कितने की होती है? वो होती है आपकी 1 से 3 परत की। वो 1 से 3 परत की कोशिका होती है। जो कोशिका होती है इसमें नंबर 1 वो होती है बाह्य स्तर की। फिर उसके बाद होती है मध्य स्तर 1 2 3, जो 1 से 3 लेयर की बनी होती है उसे बोलते हैं मध्य स्तर। उसके बाद होती है एक टैपिटम, ठीक है ना। ये गोले के अंदर एक टैपिटम होती है याली, ठीक है ना। इसके अंदर के अंदर पाए जाते हैं ये होती है आपकी टैपिटम जो पोषण प्रदान करती है। ये आपकी होती है यहाँ पर टैपिटम। उसके बाद होता है इसमें दूसरी कोशिका आती है प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका। वो इसके यहाँ पर अंदर पाई जाती है। कौन सी? प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका। उस पूबीजाणु कोशिका में पहले क्या होता है? यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर 1 से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। जब वो 1 से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, जो आपकी जो कोशिका बनती है वो बनती है आपकी लघु बीजाणु मृत कोशिकाएं बनती हैं। फिर उसके अंदर आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वहाँ से आपके 1 से 4 बन जाते हैं, 4 से 16 इसी तरह एक कोशिका को समूह बन जाता है। उससे ही आपके और उसमें से ही बहुत सारे प्रकरण बन जाते हैं। इसे ही लघु बीजाणु जनन या पूर्ण बीजाणु जनन कहते हैं, जहाँ प्रकरणों का विकास होता है। जब इनका विकास हो जाता है तो ये वर्तिकाग्र पर जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर जाते हैं? ये वर्तिकाग्र पर जाते हैं। लेकिन वर्तिकाग्र पर पहुँचने से पहले एक प्रोसेस और होता है इसका, वो भी अभी हम पढ़ते हैं। इसमें परिपक्व पराकोष एवं पराकोष का स्फुटन क्या होता है? पराकोष जब परिपक्व हो जाता है तो उसका स्फुटन होता है, जिसमें पराकण पराकोष से बाहर आ जाते हैं।
मतलब जो जब उनका स्फुटन होता है तो वो परागकण परागकोश से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद है आपकी दूसरी हेडिंग, लघु बीजाणु या परागकण की संरचना होती है, मतलब किस प्रकार होती है। यह नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है जो सामान्यतः एक कोशिका आगुणित होकर आगुणित गोलाकार या अंडाकार दूसरे भित्तियों से ढकी संरचना होती है। परागकण दो भागों में विभाजित होता है, नंबर 1 बाह्यचोल, नंबर 2 अंतःचोल। ठीक है, क्या बाह्यचोल और अंतःचोल। बाह्यचोल और अंतःचोल क्या होता है, पहले हम इसे पढ़ते हैं। बाह्यचोल क्या होता है। बाह्यचोल यह मोटा व खुरदरा होता है। बाह्यचोल एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोलैनिन की बनी होती है। यह कैरोटीनाइड एवं ऑक्सीकारिक बहुलक होता है। इस पदार्थ के कारण परागकण गहरे रंग के होते हैं तथा बाह्यचोल का भौतिक एवं जैविक अपघटन नहीं होता। ठीक है, इस कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, मतलब ये कई करोड़ों साल तक सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि इनका क्या नहीं होता, इनका जैविक अपघटन नहीं होता। और ये किसके बने होते हैं, स्पोरोलैनिन के बने होते हैं। कि किसके होते हैं, स्पोरोलैनिन के बने होते हैं। इनका इसलिए जैविक अपघटन नहीं होता है बाह्यचोल का। उसके बाद है अंतःचोल। अंतःचोल यह पतला कोमल झिल्ली होती है। यह परागकण के जीवद्रव्य को ढके रहता है। अंतःचोल मुख्यतः फैक्टोसेलुलोज का बना होता है। अंतःचोल में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जहां पर स्पोरोलैनिन नहीं होते हैं। परागकण अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र में से होकर एक अतिवृद्धि परागनली के रूप में बाहर निकलती है। जो कि मैं आपको अभी थ्योरी के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आपको इसे चित्र के द्वारा भी समझाऊंगा ये कैसे और ये चीज़ किसके द्वारा होती है। परागकण की जीवन क्षमता यह समय जिसके परागकण कार्य करता है परागकण का जीवन काल कहते हैं। यह कुछ मिनट से कुछ महीनों तक होता है। परागकणों को नाइट्रोजन में सुरक्षित किया जाता है। इन सुरक्षित किया जाता है। इन भंडारित परागकणों को पराबैंक कहते हैं। लघु युग्मक जनन परागनलिका एवं नर युग्मक मुक्त परागकणों को ही नर युग्मोद्भिद कहते हैं। लघु युग्मक जनन के 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण में क्या होता है, पहले उसे देखते हैं। यह चरण परागकण से पहले होता है। इसके परागकणों को समसूत्री विभाजन होता है, जिससे यह दो असमान कोशिका का निर्माण करता है। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका तथा छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। परागकण का द्विकेंद्रीय अवस्था में ही परागकण होता है। उसके बाद है दूसरा चरण में क्या होता है, यह परागण के बाद होता है। इसमें परागनलिका का निर्माण होता है, जो वर्तिका से होती हुई बीजांड की ओर गति करती है। परागण के अंकुरण से बनी परागनलिका युक्त संरचना जिसमें 2 नर युग्मक उपस्थित हो नर युग्मोद्भिद कहते हैं। अब मैं इसे आपको चलो चित्र के द्वारा समझाता हूँ। इसमें ये कार्य कैसे और किसके द्वारा होते हैं। परिपक्व परागकोश का स्फुटन, ठीक है। जब ये संरचना होती है, मतलब जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं, जब वो वर्तिकाग्र पे जाते हैं, तो उनसे जाने से पहले ये प्रोसेस होता है। इसे बोलते हैं परागण या लघु बीजाणु की संरचना, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसमें होते हैं जो कि ये परागण होता है, इसमें होता है नर युग्मक, ठीक है ना। ये इसमें 2 आवरण होते हैं। पहला आवरण होता है बाह्यचोल, ठीक है। क्या होता है, पहला आवरण बाह्यचोल होता है, जिसमें छोटे छोटे पोष होते हैं बने हुए, ठीक है। क्या इसमें छोटे छोटे पोष होते हैं बने हुए। दूसरा आवरण कहलाता है आपका अंतःचोल, ठीक है। ये अंतःचोल होता है, ठीक है। जो आपका जो बाह्यचोल होता है वो आपका बना होता है इस स्पोरोलैनिन से, ठीक है ना। इस स्पोरोलैनिन से बना होता है, जिसका जैविक अपघटन नहीं होता, जिसे अभी मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ अभी इसी वीडियो में, ठीक है ना। उसके बाद जो आपको होता है अंतःचोल, ये आपका बना होता है फैक्टोसेलुलोज का, ठीक है ना। क्या, फैक्टोसेलुलोज का। ये आपका फैक्टोसेलुलोज का बना होता है। इसे बोलते हैं, हम इसे अंतःचोल कहते हैं। जो कि छोटे छोटे पोज होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हम इन्हें जनन छिद्र कहते हैं। उसके बाद में जो एक कोशिका जो बीच में होती है, हम इसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसे केंद्रक कहते हैं। ये आपकी केंद्रक कहलाती है।
ये आपका प्रथम चरण हुआ। अब सेकंड चरण में क्या होता है, जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर समसूत्र विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है, समसूत्र विभाजन होता है। जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें दो केंद्रक बन जाते हैं, एक वर्धित केंद्रक बन जाता है और एक ये चरण केंद्रक बन जाता है। इसे ही हम पराक्रमों का स्फुटन कहते हैं। अब ये वर्तिक काग्र पर जाकर ये अपना काम पूरा कर लेते हैं। अब मैं इससे आपको नेक्स्ट भाग में बताऊंगा, जो भी मतलब इससे अगले में का उसमें स्त्री केसर या जायंग का विकास कैसे होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको इसमें पराक्रम के पहले भागों के बारे में बताया, पहले उसमें आपको मैं जायंग के भागों के बारे में बताऊंगा, फिर आपको उसके प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, बीजांड का मतलब कार्य क्या होता है। पुमंग, पुमंग क्या होता है, नर जननांग की कई पुंकेसर से सूक्ष्म बीजाणु पूर्ण होता है। पुंकेसर क्या होता है, पुमंग की कई जिसमें परकोश पुतंतु एवं संयोजी ऊतक होते हैं। परकोश यह दो पालियों का बना होता है जिसमें दो सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ होती हैं। ये जो मैंने बनाया, ये मैंने आपको समझाने के मारे बनाया, जितना ही मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया वो एक ही टॉपिक में समझ में आ जाए आपको थोड़ी सी देर में। ठीक है ना, फिर पराकोश के अंदर होते हैं दो नरयुग्मक केंद्र। ये एक केंद्र के अंड कोशिका से संलयित होकर द्विगुणज युग्मनज बनाता है। दूसरा केंद्रक द्वितीयक या ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित भ्रूणकोश बनाता है। उसके बाद है आपका वर्धित केंद्रक। वर्धित केंद्रक यह नली केंद्र परागनली के विकास में उपयोगी होता है। मैंने आज आपको परागकण की, ठीक है, मतलब पूरे प्रोसेस के बारे में बता चुका हूँ, जिससे हम नरभाग कहते हैं, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मैं आपको इसमें नेक्स्ट भाग में बताऊँगा स्त्री केसर जायंग का विकास कैसे होता है। वो अपना जो मादा भाग होता है उसे ही स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, उसे ही स्त्री केसर जायंग गुरु बीजाणुधानी और जो नर होता है उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है ना, बीजांड तथा भ्रूणकोश ये होता क्या, आज इसके बारे में जानेंगे। टोटल आज स्त्री केसर के बारे में जानेंगे। स्त्री केसर होता क्या है, जायंग बोलते हैं जिसमें कई सारे स्त्री केसरों का विकास हो। ठीक है ना, उसे जायंग कहते हैं। पुष्प के मादा जननांग को जायंग कहते हैं। प्रत्येक जायंग में एक अंडपी या अधिक अंडपी बहुअंडपी पाए जाते हैं। अंडपी यदि आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो उन्हें युक्त अंडपी कहते हैं तथा यदि अंडप युक्त न हो तो उन्हें वियुक्ता अंडपी कहते हैं। प्रत्येक जायंग के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 वर्तिका, नंबर 3 वर्तिकाग्र। ठीक है, ये पहले मैं आपको चित्र में बता चुका हूँ। जो ऊपर का भाग होता है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। अगर ये चीज़ अब भी समझ में नहीं आ रही, जो मैंने फर्स्ट भाग बनाया आप उसे जाकर जरूर देखें। ठीक है ना, उसमें मैंने आपको ओनली पुष्प की संरचना बताई, उसमें कैसे और क्या होता है। और जो यहाँ से यहाँ तक का भाग होता है इसे वर्तिका कहते हैं, और जो नीचे होता है इसे बोलते हैं हम अंडाशय। ठीक है ना, इसमें यही जायंग वो मतलब यही इसके अंदर ही स्त्री केसर होते हैं, जो बीजांड होते हैं, बीजांड के अंदर स्त्री केसर होता है। ठीक है ना, ये हो गई आपकी संरचना। अब इसके आगे और प्रोसेस के बारे में जानते हैं। लेकिन इन 3 नामों को भी आप ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से भी। ठीक है ना, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है ना, अगर आपको अच्छी तरीके नाम याद है तो आप उसकी जो माता की संरचना जाएंगे आप उसे अच्छी तरीके से याद कर भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे। बीजांड की संरचना जो मैंने बताया था, जो उसमें गोल गोल खांचे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बीजांड बोलते हैं। उसमें क्या होते हैं, बीजांड की संरचना। बीजाणु एक छोटी सी संरचना है जो 1 या 2 आवरणों से ढकी रहती है। ठीक है, क्या 1 या 2 आवरणों से ढकी रहती है, ये बीजांड की संरचना है। अभी आपको एक बीजांड का पूरी तरीके से परिपक्व एक चित्र है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या होता है। इस चित्र में, इसमें ये चित्र है, ये आपका एक बीजांड का चित्र है। ठीक है, क्या ये आपका एक बीजांड का चित्र है, जो उसमें जो खांचे बने होते हैं जो गोल गोल, वो ये एक बीजांड का परिपक्व चित्र है। ठीक है ना, नंबर 1 होता है इसमें बाह्य आवरण। ठीक है ना, ये जो ये होता है आपका ये बाह्य आवरण होता है। अंत आवरण, इसका अंत वाली मतलब जो लाइन होती है इसे हम अंत आवरण कहते हैं। इसे हम पूरे को क्या बोलते हैं, हम इसे पूरे को बीजांड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हम इसे पूरे को बीजांड बोलते हैं। ठीक है, जो कि प्रोसेस है इसके अंदर कि हम इसे एक बीजांड का चित्र, इसे हम पूरा बीजांड बोलते हैं, जो कि गोल गोल है, इसके अंदर एक बीजांड बोलते हैं। उसके बाद जो कि आपको जो भाग जो खाली दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये अब यहाँ पर ये भाग अपूर्ण होता है। ठीक है ना, अपूर्ण होता है, इसे हम यहाँ पर बीजांड द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे यहाँ पर बीजांड द्वार कहते हैं। जो ये मतलब जो बीजांड जो जुड़ा हुआ होता है पुष्प से, वो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बीजांड ब्रंथ। ठीक है, क्या हम इसे बोलते हैं बीजांड ब्रंथ कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बीजांड ब्रंथ कहते
है। उसके बाद ये आपका जो ये अंदर का भाग होता है इसे हम बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय बीजांड काय के अंदर भ्रूणकोश होता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है, ये भ्रूणकोश होता है, यहाँ पर ये भ्रूणकोश होता है। ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या होता है, ये भ्रूणकोश होता है। बीजांड द्वार के जस्ट सामने वाला भाग ये निभाग भाग कहलाता है। ठीक है, क्या 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 कहलाता है ये यहाँ पर, ये आपका निभाग भाग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कहलाता है, ये आपका निभाग भाग कहलाता है। इसके अंदर 3 कोशिकाएं जो होती हैं ऊपर को निभाग की तरफ, उसे बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। ठीक है, मैं अभी आपको एक चित्र के बारे में समझा रहा हूँ, मैं आपको ये भी समझाऊंगा कोशिका कैसे बनती है और ये कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एक परिपक्व चित्र के बारे में बता रहा हूँ, एक परिपक्व बीजांड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपके होते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। उसके जस्ट सामने जो होती हैं, इसमें जो आइटोसाइटों की 2 कोशिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं हम सहायक कोशिकाएं। ठीक है, जो सहायता करती हैं। एक जो बीच की कोशिका होती है उसे बोलते हैं हम अंड कोशिका। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे हम अंड कोशिका कहते हैं। उसके बाद है आपका इसमें जो कि बीच में जो 2 कोशिकाएं होती हैं हम इसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ठीक है ना, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। कोशिका तो एक है लेकिन ये 2 केंद्रक होते हैं। देखो इसके अंदर अब सबसे मेन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 1 2 3 जो कि 3 कोशिकाएं जो होती हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या होती हैं यहाँ पर 7 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं यहाँ पर 7 कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर 3 ये रही और एक के बीच में क्या होती है, 7 कोशिकाएं होती हैं। लेकिन इसमें केंद्रक कितने होते हैं, इसमें 8 केंद्रक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 केंद्रक होते हैं। जो कि बीच जो द्वितीय केंद्रक कोशिका है इसमें 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसे 7 कोशिका और 8 केंद्रक कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी 12th के फर्स्ट ईयर के भी कई बार पूछा जा चुका है। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। बीजांड द्वार क्या होता है, बीजांड ग्रंथ क्या होता है, अध्यवरण क्या होता है, बीजांड काय क्या होता है। अब ये मैंने आपको एक बीजांड का परिपक्व चित्र बता दिया है। अब हम इसे जानते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है और ये किस तरह चलता है। बीजांड द्वार क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट है। बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है जिसमें बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार को छोड़कर अध्यवरण बीजांड को चारों ओर से ही घेरा रहता है। निषेचन के समय परागनलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करते हैं। बीजांड द्वारी सिरे से एक ठीक विपरीत निभाग होता है, जो मैंने आपको अभी इसके भागों के बारे में बताया, जिसे बोलता है परागनलिका। यह परागनलिका जो होती है मैं आपको इसके आगे और प्रोसेस बताऊंगा, जहाँ तक हुआ तो मैं आपको इसे नेक्स्ट भाग में बताऊंगा। जो परागनलिका होती है ये बीजांड द्वार में ही जगह जोड़ती है जो पराकण आते हैं वर्तिकाग्र पर। ठीक है ना, पराकण जो आते हैं पुंकेसर के, वो फिर एक उसमें से परागनलिका निकलती है और इसके द्वारा ये क्रिया आगे होती है। उसके बाद हमारा बीजांड ग्रंथ क्या होता है। बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यवरण कहते हैं। जो बीजांड एक वृंत डंठल जैसी संरचना द्वारा ऊपरा से जुड़ा रहता है, जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। जो मैंने बताया था, जो जुड़ा रहता है। बीजांड वृंत जिस स्थल पर बीजांड से जुड़ा रहता है उसे निभाग नाभिका कहते हैं। उसके बाद है अध्यवरण क्या होता है। बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यवरण कहते हैं। जो बीजांड का संरक्षी आवरण होता है, आवरण कहते हैं। निषेचन के पश्चात आवरण बीज चोल का निर्माण करते हैं। आवर्त बीजी पादपों में प्रिय 2 आवरण होते हैं, परंतु लीची आरंडी में 3 आवरण होते हैं। लीच में खाने योग्य भाग तीसरा आवरण होता है जिसे एरियल कहते हैं। अब बीजांड काय क्या होता है हमारा, ठीक है ना। बीजांड काय यह बीजांड की मृदुतक संरचना है जो अध्यवरणों के द्वारा घिरी रहती है। बीजांड काय का उपयोग प्रय पोषण के लिए किया जाता है। गुरु बीजाणु जनन, ठीक है ना। इनका जनन कैसे होता है, इनका विकास कैसे होता है। गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया बीजांड काय में होती है। बीजांड काय में फिर पशु कोशिका सामान्यतः एक
परिणत विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में बंट जाती है, जिसमें से बाहरी कोशिका प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा भीतरी कोशिका प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका कहलाती है। प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका प्राय विभाजित नहीं होती और सीधे ही गुरु बीजाणु मृत कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है, अब मैं आपको इसे एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ कि आपको डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। बीजांड के अंदर होती है अधोस्तरीय कोशिका होती है आपकी। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो आपकी उसमें दो कोशिकाएं बन जाती हैं। पहली कोशिका बनती है बीजाणु जनन कोशिका, दूसरी बनती है भित्तीय कोशिका। इसमें भित्तीय कोशिका का कोई काम नहीं होता। ठीक है ना, जो आपकी बीजाणु जनन कोशिका है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो आपको पता है एक कोशिका चार कोशिका बनाती है, जबकि एक कोशिका इसमें चार कोशिका बना लेती है तो इसमें तीन कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं, इसमें तीन कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, इसमें एक ही कोशिका काम की होती है। इसे हम बोलते हैं आगुणित गुरु बीजाणु। ठीक है, आगुणित गुरु बीजाणु। उसके बाद जो कि एक कोशिका है इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है बीजांड के अंदर। जब इसके अंदर जब समसूत्री विभाजन होता है तो इसके अंदर जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये समसूत्री विभाजन से एक से दो कोशिका बना लेती है विभाजन से। फिर ऐसे 4 से 8 ठीक है, 4 से 8 कोशिका, पहले 2 से 4, यहाँ पर जब समसूत्री विभाजन तो 1 से 2, फिर यहाँ पर 2 से 4। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 से 8 कोशिका बना लेती है समसूत्री विभाजन के। जो 8 कोशिकाएं होती हैं इसमें 3 कोशिकाएं तो चली जाती हैं निवाहक की ओर, जिसे हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। 3 कोशिका आ जाती हैं आपकी बीजाणु द्वार की ओर, जिसमें 2 कोशिका होती हैं आइटोसाइटो वाली आपकी सहायक कोशिका, और आपकी जो एक बीच की कोशिका वो होती है आपकी अंड कोशिका, जिसे हम मादा कहते हैं। उसके बाद जो आपकी 2 कोशिका बची वो आपस में जुड़ जाती हैं, जिसे हम द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। मतलब इनके केंद्रक तो 2 होते हैं लेकिन कोशिका इनकी एक होती है। इसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जब हम गुरु बीजाणु जनन पढ़ रहे थे तो इसमें मैंने आपको बताया था इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, पहले कोशिका बनती है बाहरी मतलब बाहरी कोशिका को बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, और अंदर वाले कोशिका को बोलते हैं हम अंदर वाले कोशिकाओं को बोलते हैं बाहरी कोशिका। ठीक है ना, उसके बाद जो है बाहरी कोशिका होता है प्राथमिक। ठीक है ना, प्राथमिक जो भीतरी कोशिका होती है इसे हम बोलते हैं बीजाणुजनक कोशिका। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, उसे बीजाणुजनक कोशिका कहते हैं। जो बीजाणुजनक कोशिका ये मतलब ये किसी भी चीज़ में विभाजित नहीं होती और ये सीधे गुरु बीजाणु मृत कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। जैसे मैंने अभी आपको उसमें पहले बताया था। अब बीजाणु मृत कोशिका क्या होती है अभी से जानते हैं। गुरु बीजाणु मृत कोशिका बड़ी तथा स्पष्ट केंद्र वाली होती है। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 आगुणित कोशिका बनाती है, जो सामान्यतः एक रेखीय चतुष्ट से विन्यासित रहती है। यह कोशिका गुरु बीजाणु कहलाती है। इस प्रकार संपूर्ण बीजांड का एक गुरु बीजाणुधानी है तथा इसमें केवल 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। चारों गुरु बीजाणुओं में से सामान्यतः केवल एक ही क्रियाशील होता है। यह वृद्धि तथा विभाजन के द्वारा मृत युग्मोद्भिद का निर्माण करता है, जो मैंने आपको चित्र में समझाया था। ये उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आता है आपका परागण। आपका परागण क्या होता है। ठीक है, किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प का उसी जाति से किसी अन्य पुष्प वर्तिका तथा परागणों को पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, स्वपरागण, परपरागण। ठीक है ना, आप इसे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आप इसमें कन्फ्यूजन उसी पुष्प, ठीक है, उसी पुष्प या उसी जाति के पुष्प अन्य पुष्प वर्तिकाग्र तथा परिकाओं पर पहुंचे। मतलब जो परागण या तो उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर या दूसरी जाति के पर मतलब दूसरे जाति के पौधे पर परागण पहुंच जाते हैं, उसे परागण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। स्वपरागण लंबर भी है इसमें, परपरागण। स्वपरागण परपरागण होते क्या, पहले पढ़ते हैं स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण होता है आपका जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, क्या मतलब एक पौधा है जो उसके परागण है, अगर उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के, ठीक है ना,
उसी जाति के पौधे पर मतलब परागण पहुंच जाते हैं, उसे स्वपरागण कहते हैं। अब इसके लाभ क्या होते हैं? मतलब इसमें पादपों का शुद्ध वंश चलता, मतलब शुद्ध वंश से चलता रहता है, उसमें मतलब अशुद्ध कोई भी नहीं होता। इसमें पादपों को किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना पड़ता। जैसे पुष्पों का रंग सुगंधा व मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब जैसा रंग उसके अगले मतलब पौधे में वैसे ही पुष्प मतलब वैसे ही रंग उसके अंदर होगा, इसके अंदर है। फिर इसमें अधिक परागणों की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसमें अधिक मतलब कम से कम परागणों की इसमें आवश्यकता होती है। परागण से हानि नंबर 1 है, परागण से उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते। नंबर 2 है, स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। नंबर 3 है, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते, मतलब बहुत टाइम लगता है ना पकने में। नंबर 4 है, स्वपरागण के द्वारा नई जातियों का उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, हो सकती है। जैसे इसमें मैं आपको कुछ पौधों के एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे गुलमेंदी, डोसेरा आदि। अब हम पढ़ते हैं परपरागण होता क्या है। स्वपरागण मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, अब परपरागण होता क्या है। परपरागण क्या होता है? परपरागण में एक पुष्प उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यह दोनों पुष्प अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं, चाहे एकलिंगी हो चाहे द्विलिंगी। यह निम्न प्रकार से होता है, मतलब परपरागण निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1 वायु परागण, जंतु परागण, घोंसला परागण, मतलब ये कैसे कैसे होता है। नंबर 1 पढ़ते हैं हम इसमें वायु परागण से कैसे होता है। पुष्प में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं, और ऐसे पुष्प को वायु परागित पुष्प कहते हैं, मतलब जो पुष्प के द्वारा पहुंचा है। ठीक है, पुष्प मतलब हवा के द्वारा एक परागण जो है वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, उसे वायु परागण कहते हैं। अब जंतु परागण क्या होता है? यह सामान्यतः कीटों, घोंसों, पक्षियों तथा चमगादड़ों द्वारा होता है। यह निम्न प्रकार से होता है। घोंसा परागण, जिमीकंद गुलदाउदी में कीटों के अतिरिक्त घोंसों द्वारा भी परागण होता है। उसके बाद है चीटी परागण। ठीक है, कौन सा है इसमें? चीटी परागण। कदम्ब आदि के पुष्पों में परागण चींटियों द्वारा होता है। नंबर 3 है इसमें जल परागण। यह जलीय पौधों में पाया जाता है। यह प्रक्रिया जल के भीतरी या जल की सतह पर होती है। जल परागित पुष्प छोटे, रंगीन, गंधहीन तथा मकरंदीन होते हैं। लाभ, परपरागण के लाभ। नंबर 1, उत्पन्न जातियों में रोग अवरोधक क्षमता अधिक होती है। नंबर 2 है इसमें बनने वाले फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं। नंबर 3 है इसमें इस विधि से हानिकारक गुण पृथक हो जाते हैं। अब इसकी हानियां हैं, इस क्रिया के लिए वह साधनों पर निर्भर होना पड़ता है। परपरागित बीज सदैव संकर होते हैं। नंबर 3 है इसमें परागणों की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि अधिकतर परागण नष्ट हो जाते हैं। मैंने आपको इसमें निषेचन से पूर्व की घटनाएं पढ़ा दी हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ा दी हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं क्या होती हैं। द्वितीय निषेचन होता क्या? द्वितीय निषेचन की हेडिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका एक चित्र समझा देता हूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो द्वितीय निषेचन जो है वो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि द्वितीय निषेचन होता क्या है। हम इसे पढ़ने से पहले मैंने आपको इसके पिछले भागों में बताया था, जो परागण होते हैं, परागण जो वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद जो परागण होते हैं, परागण वर्तिकाग्र पर कई प्रकार से पहुंच सकते हैं। वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मतलब कई प्रकार से जल, जंतु परागण, स्वपरागण, परपरागण, ठीक है ना, वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर वर्तिकाग्र पर कुछ रासायनिक सविवाद होते हैं जो परागणों की पहचान करते हैं कि ये परागण मतलब यहाँ पर ये परागण ठीक है या नहीं, मतलब ये इसके योग्य हैं या नहीं। जब वो योग्य होते हैं तो यहाँ से एक पराग नलिका निकलती है। ठीक है ना, क्या निकलती है? यहाँ से एक पराग नलिका निकलती है। लेकिन पराग नलिका निकलने से पहले मैंने आपको बताया था लघु बीजाणुओं की संरचना। इस पर यहाँ पर के छोटे छोटे यहाँ पर क्या होते हैं? ये पोज होते हैं।
तो ठीक है ना, जो कि पोष होते हैं, इन पोषों को हम क्या बोलते हैं, इन पोषों को हम जनन छिद्र बोलते हैं। इसके अंदर दो केंद्र पाए जाते हैं, एक वर्तिक केंद्र और एक जनक केंद्र। अगर क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसकी पिछले वीडियो में ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। जबकि केंद्र होते हैं तो पराग नलिका इनके अंदर से यहाँ पर निकलती है, ठीक है ना। ये वर्तिका जबकि परागण यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, परागण यहाँ पर आते हैं तो ये क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसके द्वारा यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से एक पराग नलिका निकलती है, वो पराग नलिका बीजांड में पहुँच जाती है, ठीक है। वो पराग नलिका बीजांड में पहुंच जाती है, जो परागण योग्य होते हैं इसके वो बीजांड में आ जाते हैं। लेकिन आने से पहले जो यहाँ पर जो जनन केंद्र था, ठीक है, क्या था ये जनन केंद्र, ये जनन केंद्र दो नर युग्मक बना लेता है, ठीक है। क्या ये दो नर युग्मक बना लेता है, ये दो नर युग्मक बना लेता है, नर युग्मक। जनक केंद्रक वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद दो नर युग्मक बना लेता है और वर्तिक केंद्रक यूं की यूं ही रहता है। जब ये बीजांड में, जब ये पराग नलिका जब ये बीजांड में आ जाती है तो मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है आपका इसमें अंडकोशिका, ठीक है ना, जो कि बीच में होती है। क्या होती है कि आपकी अंडकोशिका होती है बीच में, और जो साइड में होती है, ये साइड में आपकी सहायक कोशिका होती हैं। जो दो नर युग्मक हैं वो एक तो अंडकोशिका के साथ में संलयन कर लेता है, जिसे हम द्विगुणन युग्मनज कहते हैं। लेकिन उसके बाद जो मैंने आपको बताया था इसमें, तो फिर एक भ्रूण कोष से मतलब जो नर युग्मक है एक भ्रूण कोष से संलयन कर लेता है, जिसे हम प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या, जिसे हम प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्र कहते हैं। इस तरह से इसका संलयन होता है, लेकिन एक साथ में इसकी दो चीज़ों का संलयन होता है, ठीक है। एक साथ दो चीज़ों का जनन होता है। एक तो होता है आपका अंड कोशिका के साथ में और एक होता है आपका भ्रूण कोश के साथ में, ठीक है ना। तो हम इसलिए इसे दो ही निषेचन क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दो ही निषेचन क्रिया कहते हैं। अब मैं आपको इसे थ्योरी के द्वारा पढ़ाऊंगा तो ये आपको और भी जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। द्वि निषेचन होता क्या है, नर एवं मादा जनन इकाइयों या युग्मनों के संयोजन की क्रिया निषेचन कहलाती है। जहाँ पर नर और मादा जो मिलते हैं उनके संलयन की जो क्रिया होती है उसे ही हम निषेचन कहते हैं या द्वि निषेचन कहते हैं। पुष्पी पादपों में यह क्रिया परागणों द्वारा निर्मित तथा नर युग्मकों तथा बीजांड में स्थित बना अन्य कोशिकाओं में स्थित संयोजन द्वारा होता है। कि ये किसके द्वारा होता है, पुष्पी पादपों में जो परागण होते हैं बीजांड में जाकर जो संलयन हो जाते हैं उसके द्वारा ये क्रिया होती है। इस घटना को सर्वप्रथम स्टार्डबर्गर 1884 में बताया था। नर तथा मादा के युग्मक के फल स्वरूप द्विगुणित अर्थात 2n नंबर होता है, जो आगे चलकर के ये मृत कोशिका होती हैं। यह क्रिया पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। परागण का वर्तिकाग्र पर जमना या अंकुरण होना, जैसे मैंने बताया था जो परागण है वो किसी के द्वारा परागण पर परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ये वो क्रिया है, ठीक है ना। स्त्री केसर पर जब कोई परागण गिरता है तो वर्तिकाग्र पर स्थित रासायनिक संविधान उसकी पहचान करते हैं कि यह परागण योग्य है या नहीं। इसके बाद योग्य जो परागण होते हैं वह वर्तिकाग्र पर उपस्थित पदार्थ को छोड़कर उड़ जाते हैं, जिनसे आगे चलकर परागनलिका का विकास होता है। परागनलिका वर्तिकाग्र पर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। क्या, वो वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद परागनलिका का बीजांड में प्रवेश करना, वो बीजांड में किस तरह प्रवेश करती है। अधिकांश आवृतबीजी पौधों में परागनलिका वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड के द्वार पर पहुंच जाती है, और इसी समस्त परागनलिका में स्थित जनन केंद्र दो नर युग्मक विभाजित हो जाते हैं। मैंने ये बताया था क्या, जो जनन केंद्र होते हैं वो दो नर युग्मक में विभाजित हो जाते हैं। परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश करना, परागनलिका में उपस्थित दो नर केंद्रक जिनमें से आगे चलकर प्रवेश करके बीजांड द्वार द्वारा भ्रूणकोश प्रवेश कर जाते
हैं। नर एवं मादा का युग्मों में संलयन, जब वो आपस में जो संलयन होते हैं, मतलब जब नर और मादा जो मिलते हैं वो आपस में संलयन होते हैं। ठीक है। आवर्त विजीव भ्रूणपोष में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। इस क्रिया को युग्मक कहते हैं तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्र के साथ मिलकर त्रिगुणित 3N भ्रूणकोश का निर्माण करता है। जो कि 3N है, जो मैंने बताया था आपको, जो भ्रूण होता है, जो भ्रूण और जबकि आपस में जबकि मिलते हैं एक नर युग्मक जो आपने देखा होगा, जिससे आपका बनता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। ठीक है, उसे ही 3N, क्योंकि उसमें 2 केंद्रक होते हैं और एक केंद्रक जाके ये मिल जाता है, तो ये 3N बन जाते हैं, त्रिगुणित भ्रूणकोश बन जाते हैं। यह क्रिया प्रसंलयन कहलाती है और इस प्रकार के निषेचन को दोहरा निषेचन कहा जाता है। युग्मन के फलस्वरूप युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है, तब त्रिसंलयन के फलस्वरूप बना त्रिगुणित केंद्रक 3N केंद्रक भ्रूणकोश का निर्माण करता है जो भोजन का आग्रह करता है। इस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जो भ्रूणकोश होता है वो भ्रूण को क्या करता है, वो भोजन प्रदान करता है। अब आते हैं द्वि निषेचन का महत्व। द्वि निषेचन का महत्व क्या होता है, इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको चित्र को एक और बार समझा दूं। क्या आपको चित्र एक बार समझा दूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब कोई परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो रासायनिक सविवाद के द्वारा अगर वो मतलब बीजांड के अंदर जाने के योग्य है तो वो अंदर आ जाता है, एक परागनलिका निकल आती है। और मैंने बताया था आपको पहले, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, जो जनन केंद्रक और एक वर्धिक केंद्रक। जो जनन केंद्रक होते हैं वो दो युग्मों में विभाजित हो जाते हैं, 2 नर युग्मक बना लेते हैं। यहाँ पर ये 2 नर युग्मक बन जाते हैं। जबकि वर्तिकाग्र में जब प्रवेश करते हैं तो एक भ्रूणकोश के साथ संलयन हो जाता है और एक अंडकोशिका के साथ, जो आपके एक बीच में अंडकोशिका होती है, तो इसे तो बोलते हैं द्विगुणन युग्मनज। ये होता है आपका 2N। उसके बाद जो होता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र, जो भ्रूण होता है कि आपको होता है 3N। ठीक है। त्रिसंलयन जो भ्रूणकोश होता है, जो द्विगुणित युग्मनज है, इससे बनता है आपका भ्रूण। तो जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश मतलब भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसे ही दोहरा निषेचन कहते हैं, क्योंकि इसमें निषेचन की क्रिया मतलब 2 निषेचन की क्रिया एक साथ होती है, तो इसे इसलिए दोहरा निषेचन कहते हैं। निषेचन का महत्व नंबर 1, इसके द्वारा नर जनन के लक्षण भी भ्रूणपोष में पाए जाते हैं, जो भोजन के लिए उपयोगी होती हैं। नंबर 2 है, इसमें तीसरा लिखा है, सॉरी ये दूसरा ही है, यहाँ पर गलती से तीसरा लिखा है। द्वि निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण के साथ साथ भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जिसमें भ्रूण को पोषण में कोई समस्या नहीं आती है। जो भ्रूणपोष होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है द्वि निषेचन के अंदर, जो भ्रूण को कोई आगे आकर कोई समस्या ना आए। ये इसके 2 महत्व थे। अब जानेंगे परागण व निषेचन में अंतर। परागण व निषेचन में अंतर क्या होता है। परागण और निषेचन। नंबर परागण के अंदर परागणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। नर तथा मादा युग्मकों का युग्मनज निषेचन कहलाता है। नंबर 2 में यह अनेक माध्यमों से होती है, जैसे वायु, जल, कीट आदि। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है, यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। जो परागण होते हैं वो बीजांड के बाहर होते हैं, और आपको पता है जो निषेचन क्रिया होती है वो किसके अंदर होती है, बीजांड के अंदर होती है। उसके बाद है यह एक बाह्य व भौतिक प्रक्रिया है, यह आंतरिक और जैविक प्रक्रिया है।
निषेचन पश्च घटनाएं अथवा निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं क्या होती हैं? निषेचन के बाद बीजांड व अंडाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनके उपरांत बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में बदल जाता है। निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे मेन जो है इसमें मतलब जो निषेचन पश्च घटनाएं, जो आपको चीज़ों को याद रखनी है, जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है, जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। इसे ही निषेचन पश्च घटनाएं या निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं कहते हैं। भ्रूण एवं इसका विकास। युग्मनज के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है। इससे भ्रूण का विकास होता है। यद्यपि एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में प्रारंभिक की भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया एक समान होती है, परंतु समय पश्चात इनमें विभिन्नता दिखाई देती है। एक बीज और द्विबीजपत्री क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें बता दूं एक बीजपत्री भी होता है, जैसे गेहूँ चावल, जिसमें एक पात्र पाया जाए, ठीक है क्या, एक पात्र पाया जाए, और दो बीजपत्री वो होते हैं जिनके अंदर दो बीज पाए जाते हैं, ठीक है क्या, दो बीज पाए जाते हैं। जैसे आपने दाल देखी होगी, दाल में दो बीज पाए जाते हैं, जब आप उसे बीच में से तोड़ेंगे तो क्या होता है, उसमें दो बीज होते हैं, लेकिन गेहूं में एक ही बीज पाया जाता है, उसे एक पत्री, और जो द्विपत्री होता है जैसे दाल, तो उसमें दो पत्री होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज नंबर ए पॉइंट, द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास किस तरह होता है। सर्वप्रथम मैस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कुर्सीफेरी कुल के केपेसेला वर्सा पेस्टोरिस नामक पौधे में भ्रूण विकास का अध्ययन किया था। जो कि तीन चार पौधे हैं इनके अंदर विकास किया था, जैसे कुर्सीफेला, कैप्सुला, वर्सा, पेस्टोरिस नामक जो पौधे हैं इनके अंदर इन्होंने इनका विकास करके देखा था। तथा अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण विकास की प्रक्रिया ऐसी ही होती है। इस प्रक्रिया के प्रारंभ में युग्मनज आकार में बढ़कर चारों ओर से सेलुलोज की भित्ति का निर्माण करती है। तत्पश्चात अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, और ये दो कोशिकाएं होती हैं निलंबक कोशिकाएं एवं भ्रूणी कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में लगातार अनुप्रस्थ एवं वर्टिकल विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक हृदय की आकार भ्रूण बनता है। भ्रूण के सबसे ऊपरी सिरे पर पुट्टिका कोशिका पाई जाती है, जो कि बीजांड से पोषक पदार्थ की अवशोषित कर निलंबक द्वारा भ्रूण तक पहुंचाती है। यह भ्रूण आगे चलकर दो बीजपत्रों में बंट जाता है, जिसमें से परोहा, शीर्ष और मूल क्षेत्र का विकास होता है। परोहा से तने का निर्माण होता है, वहीं मूल क्षेत्र से जड़ का निर्माण होता है। यह कुल्सीफेरा का एक पौधा, ठीक है क्या, कुल्सीफेरा का ये एक पौधा है। जो इसके बीज होता है जब ये सैलिन द्वारा बनता है, तो इस पर सेलुलोज की चारों तरफ परत बन जाती है। किसकी? सेलुलोज की चारों तरफ इसके परत बन जाती है। फिर यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन के बाद यहाँ पर दो कोशिकाएं बनती है, एक बनती है निलंबक कोशिकाएं और एक भ्रूणीय कोशिकाएं। फिर इनके अंदर भी क्या होता है, इनके अंदर भी फिर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन करते करते ये 8 से 10 कोशिकाएं बना लेती हैं। जो इसकी जो सबसे ऊपरी जो कोशिका होती है, ये फूल कर क्या होती है, बड़ी हो जाती है। क्या होती है, ये फूल कर बहुत बड़ी हो जाती है, जिसे हम पुटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जिसे हम पुटिक कोशिका कहते हैं। और जो भ्रूणीय कोशिका है, ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, एक निलंबक कोशिका और एक अर्ध सफीतिका में बढ़ जाती है। ये 6 से 10 कोशिकाएं बनाती है। टोटल जो कोशिकाएं बनाती है वो 6 से 10 कोशिकाएं बनाती है। उसके बाद जो पुटिका कोशिका, जो मैं आपको जो चित्र बता रहा हूँ, मैं उल्टा चित्र बता रहा हूँ। जो पुटिका कोशिका होती है ये नीचे होती है, और जो अर्ध और जो निलंबक कोशिकाएं होती हैं ये ऊपर होती हैं। अगर मैं आपको इसे उल्टा समझा रहा हूँ तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद मैं आपको इसे चित्र में रख के बताऊँगा कि ये कैसे और ये किस तरह होती है। उसके बाद जो कोशिकाएं होती हैं ये यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर इनमें समसूत्री विभाजन फिर से होता है, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन फिर से होता है। जब यहाँ समसूत्री विभाजन होता है जो कि उसके बाद ये यहाँ पर 3 कोशिकाएं बना लेती है। त्वच जनन कोशिका, ठीक है ना, जो त्वचा का विकास करती हो। एक है तुम्हारा वक्त कुटजन, ठीक है ना, जो इसके अंदर का विकास करती हो। और एक है रमजन, जिसे हम बोलते हैं स्टील, ठीक है क्या, कि स्टील का विकास करती है रमजन, ठीक है ना, रमजन ये इसके अंदर का स्टील का विकास करती है। अब मैं इसे आपको चित्र में रख कर दिखाता हूँ। चित्र में रखने से पहले
आपको मैं दिखा दूं, जो कि इसका जो चित्र होता है कोशिका का, ये ऐसा होता है। जो कि निलंबक कोशिका होती है ये इसके ऊपर होती है, जो कि होता है मूलांकुर। ये तने का विकास करता है। बीज पत्र जो होता है, जो जो बीजों का विकास करता है। जो परांकुर होता है वो इसके फल का विकास करता है, उसका वो भ्रूण का विकास करता है। अब मैं इसे आपको एक चित्र में, मतलब जो एक चित्र है उसके उसमें रख कर दिखाता हूँ। अभी पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ है चित्र, अभी हल्का सा और रह गया है। हाँ जी, अब ये चित्र पूरी तरीके से सेट हो चुका है आपकी स्क्रीन पे। अब आप देखेंगे इसमें जो कोशिका होती है तो बीजांड द्वार होता है, ठीक है। ये कोशिका यहाँ पर आके मिल जाती है, ठीक है, जिसे हम निलंबक कोशिकाएं कहते हैं। इसमें नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ वही चीज़ आपको खाली बस याद करनी है, कोई फालतू चीज़ याद करनी नहीं है। जो कि होती है, ये होती हैं आपकी निलंबक कोशिकाएं जो फूल जाती हैं। और ये होता है आपका बीजांड द्वार, ठीक है, क्योंकि आपको बीजांड द्वार को याद रखना पड़ेगा कि बीजांड द्वार क्या होता है। उसके बाद आपका होता है भ्रूणपोष केंद्र का। भ्रूणपोष केंद्र क्या होता है, आपको भ्रूणपोष केंद्र क्या होता है, ठीक है ना, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है चित्र से ये, ठीक है, भ्रूणपोष केंद्र होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर होता है अंत अध्यावरण, ठीक है ना, जो ये होते हैं यहाँ पर छोटे छोटे जो पोष होते हैं इन्हें बोलते हैं हम अंत अध्यावरण कहते हैं। बस थोड़े बहुत नाम याद हैं, और एक बार आप करना चाहें तो कर सकते हैं नाम याद, ठीक है ना। जो ये निलंबक कोशिकाएं होती हैं, ये लगातार ये पोषण प्रदान करती है बीज के लिए, ठीक है, क्या ये पोषण प्रदान करती है बीज के लिए। इसलिए इसे हम इसे मैंने बताया था, जो दो बीज पत्री होते हैं, जैसे आपकी दाल हो तो उसमें यहाँ पर टाँचे सी लगी होती है, मतलब इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, इसलिए इसे द्विबीजपत्री कहते हैं। दो द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास कहते हैं। यह हेडिंग आपकी पूरी हो चुकी है, और जो कि नाम है आपको पूरी तरीके से याद नहीं करना, एक आध नाम याद कर लो, किस्सा खत्म, ठीक है ना। जो आप देखो बायोलॉजी के अंदर जितना हार्ड चित्र बनाओगे उतने ही आपको नंबर कम मिलेंगे, और जितना आप सरल चित्र बना के आओगे आपको उतने ही नंबर ज़्यादा मिलने के इसमें चांस होते हैं। अब है आपका एक बीजपत्री। एक बीजपत्री होता क्या है? बी, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है? एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास प्रारंभिक अवस्थाएं तो समान होती हैं, केवल बाद का विकास अवस्था में एक बीजपत्री भ्रूणकोश में कुछ अंतर दिखाई देता है, जिसे लुजिका फ्रास्टेरी नामक पौधा है, जिसमें युग्मनज विभाजन को हम निम्न चित्रों में देख सकते हैं। आप अगर इसे शुरू से देखें तो यहाँ पर एक सेलुलोज की परत होती है, एक माध्य कोशिका और एक अंत्य कोशिका होती है। इसमें फिर समसूत्री विभाजन होता है, होते यहाँ तक पहुँच जाता है, निलंबक कोशिका फूल जाती है। ये मतलब पहले की तरह, बस एंड में थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हो जाता है। बाकी प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक यही चलता है। जब ये एंड में पहुँच जाता है, मैं इसे आपको एक घास का चित्र बता रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं इसे एक घास का चित्र बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये प्रोसेस 100 होता है, निलंबक कोशिका फूल कर बड़ी हो जाती है, फिर यहाँ से ये परांकुर निकलने लगते हैं, फिर ये बीजपत्र यहाँ पर होता है। उसके बाद फिर हम इसे घुमाकर अगर इसके अंदर रख दें तो आप देख सकते हैं मूलांकुर इसका मतलब नीचे आ चुका है, बाकी चीज़ें गैस्टुलम ऊपर पहुँच चुका है, परांकुल चोर प्रचोर ऊपर आ चुका है, इसलिए इसे एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे गेहूँ और चावल, ठीक है, क्या गेहूँ और चावल, क्योंकि उनके अंदर एक ही पात्र पाया जाता है, उसके अंदर और पात्र नहीं होते, ठीक है, क्या मैंने क्या बोला, जिसके अंदर एक पात्र पाया हो, ठीक है। कैसे एक पात्र कैसे, देखो जैसे अब ये आपका गेहूँ है तो इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर एक धारी सी पड़ी होती है हल्की सी, तो क्या होता है एक पात्र होता है। ऐसे ही आपका चावल होता है, तो क्या होता है चावल में भी एक पत्री होती है। लेकिन जो द्विपत्री पौधे होते हैं, द्विबीजपत्री, उनके अंदर जैसे मान के चलो ये दाल है, कोई दाल के अंदर यहाँ पर यूँ मतलब धारी पड़ी होती है और ये अलग अलग हो जाती हैं, मतलब तो इसे ही हम द्विबीजपत्री कहते हैं।
आवर्तबीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है। यह बीज का मुख्य भोज्य पदार्थ संघटक ऊतक है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण के विकास तथा बीज के अंकुरण के समय काम आते हैं। मतलब जब बीज का अंकुरण होता है तो यह जब मतलब उसका विकास होता है तब ये काम में आते हैं। भ्रूणकोष के प्रकार। आवर्तबीजी पौधों में विकास के आधार पर भ्रूणकोष निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है केंद्रीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास में भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत सारे केंद्रक बनाता है जो बाद में परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं। बाद में ये केंद्रक अन्य कोशिकाओं को रूपांतरित हो जाते हैं। भ्रूण त्रिगुणित केंद्र, ये आपस में इसमें समसूत्री विभाजन होता है। ये दो फिर ऐसे इसमें समसूत्री विभाजन होता रहता है। फिर यहाँ पर बीजांड द्वार बन जाता है। इसके नीचे फिर ये एक रेल सी बन जाती है। उसके बाद में फिर यहाँ पर आके भ्रूण बनता है। भ्रूण तो एक ही रहता है। उसके बाद में यहाँ पर रेतिका बन जाती है। यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। इसे ही केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं। नंबर 2 कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्र के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिकाओं भित्ति का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप बहुकोशिकीय भ्रूणपोष बन जाता है। यहाँ पर ये इसका भ्रूण है और यहाँ पर ये भ्रूणकोश की भित्ति है और ये आपस में इसी मतलब यहाँ पर विकास होता है और ये एक विकास जाकर यहाँ पर इतना बड़ा विकास कर लेता है। इसे ही कोशिका भ्रूणपोष कहते हैं। माध्यमिक भ्रूणपोष। माध्यमिक भ्रूणपोष क्या होता है? इसके भ्रूणपोष केंद्र के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है परंतु इसके बाद फिर से इनमें केंद्रक विभाजन होता है व कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। जब यहाँ पर इसमें विभाजन होता है तो यहाँ पर भी केंद्रक दो हो जाते हैं इससे फिर इसमें विभाजन होता है मतलब और तो इसके केंद्रक यहाँ पर डबल हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर केंद्रक बहुत सारे हो जाते हैं। केंद्र जो है वो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं करते हैं इसलिए इसे माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं। बीज का निर्माण। द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं और बीजांड बीज में परिवर्तन हो जाते हैं। जो बीजांड है वो क्या होते हैं? वो बीज में परिवर्तन हो जाते हैं। इसके कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर लिखे हुए। जैसे पॉइंट है नंबर 1, बीजांड के दोनों आवरणों से बीज वर्ण का निर्माण होता है। नंबर 2 है बाह्य आवरण से बीज चोल एवं अंत्य आवरण से अंत्य कवच का निर्माण होता है। बीजांड ग्रंथि से जिस स्थान पर जुड़ता है वह एक चिन्ह के रूप में बीजावरण पर उपस्थित रहता है। इसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है जिससे भ्रूण सुप्तावस्था में चला जाता है। इससे अगला पॉइंट है इस प्रकार बीजांड वर्ण से घिरी हुई पृष्ठा रचना को बीजांड कहते हैं। भ्रूणपोष में उपस्थित के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोषी बीज। इस बीजों में भ्रूणपोषी अनुपस्थित होते हैं। इनमें भोजन का संग्रह बीजपत्रों में होने से ये मोटे हो जाते हैं जैसे चना, मटर, दालें तथा सेम। भ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं? इन बीजों में भोजन भ्रूणपोष में संग्रहित रहता है तथा बीजपत्र पतले होते हैं जैसे मक्का, गेहूँ
तथा आरंडी। ये रहा इसका चित्र, ये इसका बीजांड ग्रंथ होता है, ये इसका बीज पत्र होता है, ये इसका भ्रूण पोष होता है, ये यहाँ पर जो जो जुड़ता है इसे बीजांड बीज पात्रधार मूलच्छ कहते हैं, इसे भ्रूणपोष कहते हैं। बीजों पर परकिशन। नंबर है वायु द्वारा परकीर्ण। नंबर 1 सूक्ष्म और हल्के बीज निकोना। सेकंड है जैसे पैरासूट में मटर, और जैसे तुम्हारा स्वादेन में हसलता। जैसे नंबर चौथा है बेलानी, जैसे पीली कटेली चौलाई। ठीक है। जल का प्रकीर्ण कमल में होता है, कुमदानी में होता है। विस्फोटक द्वार हंड्रेडा आरंडी गुलमेंदी। फिर डी है जंतुओं द्वारा चोर कांटा। फिर है उसके बाद बीजों के निर्माण का महत्व। वातावरणीय दशाओं के अनुकूल न होने की स्थिति में भ्रूण बीज के अंदर लंबे समय तक सुरक्षित अवस्था में रहते हैं। सेकंड है बीज वायु जल तथा अन्य माध्यमों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्ण होते हैं। तीसरा इसमें पौधों में अनुकूलन शक्ति बढ़ती है। उसके बाद है फल का निर्माण। फल का निर्माण कैसे होता है? फल एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है। फल का निर्माण करता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। फल में बीज सुरक्षित रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित अवस्था में पहुंच जाते हैं। आवर्त बीजों में जनन की विशिष्ट विधियां। नंबर 1 है उभय मिश्रण। उभय मिश्रण क्या होता है? जो दो चीज़ों के मिलने से बनता है। जैसे इस क्रिया में नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजक होता है और युग्मनज बनता है। जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जबकि आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? जाइगोट मिलता है। तो यहाँ पर भ्रूण का विकास हो जाता है। यहाँ पर एन है मतलब ये आगुणित होते हैं और यहाँ पर ये द्विगुणित हो जाते हैं। ठीक है। ये क्या प्रकार का होता है? ये विधियाँ भी 4-5 प्रकार की होती हैं। जैसे इसमें अब दूसरी विधि है, इसमें असंग जनन क्या होता है? कभी कभी पादप में जीवन चक्र में लैंगिक के अनुपस्थितियों में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। इसकी खोज बिकलर ने की थी। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कायिक असंग जनन। इस प्रकार के जनन में कई कलिका से नए पादप का निर्माण होता है जैसे गन्ना, आलू आदि। सेकंड है इसमें अनिषेक बीजता क्या होती है? इस प्रकार के पेड़ जनन में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है जैसे नींबू, नागफनी आदि। अनिषेक जनन। इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण का विकास होता है। इससे आकुड़ित वंध्य भ्रूण बनते हैं जैसे धतूरा, आलू। ठीक है ना। क्या होता है इसमें? मतलब जो अंडा होता है उसमें से भ्रूण का विकास होता है, मतलब उसके अंदर भ्रूण का विकास होता रहता है अंडे के अंदर। वो उसके बाद है आपका अनिषेक फलन। अनिषेक फलन ये मोस्ट है आपके लिए, आप इसे याद कर लेना। ठीक है ना। कुछ पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना भी फल का निर्माण होता है परंतु फल बीज रहित होते हैं। इसे अनिषेक फलन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, मतलब इनके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं अनिषेक फलन के अंदर। ठीक है ना। और ये मैं आपको पहले चैप्टरों में पढ़ा चुका हूँ। जो उससे फर्स्ट चैप्टर था उसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अनिषेक फलन डिटेल में। उसके बाद है प्राकृतिक क्या होती है? ठीक है ना। और दूसरा इसमें कृत्रिम। तो फिर पहले आते हैं
प्रकृति में। अंगूर, केला, अनानास आदि, मतलब जो भी होता है वो प्रकृति के द्वारा होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी इसमें विकास होता है। कृत्रिम में होता है जैसे मटर, संतरा, नींबू, तरबूज, अमरूद, अंगूर, पपीता आदि। ये इनमें क्या होता है कि इंसान के द्वारा किए गए कार्य होते हैं। अगर आपकी क्लास 12 से अगर ये टॉपिक नहीं हटाया गया तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इसे खाली बस आप नॉलेज के लिए याद कर लेना। उसके बाद है आपका चौथा, अपयुग्मन क्या होता है। अपयुग्मन, गुणोत्तर भ्रूणपोष में अंड कोशिका का अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका प्रतिमुख या सहायक से भ्रूण के विकास के अपयुग्मक कहते हैं, जैसे लाइसीमिया, थीरिसिया आदि। लाइसियम, इरीथीरिया आदि। बहुभ्रूणता क्या होती है। एक बीजांड या बीज में से अनेक भ्रूणों के बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। इसके युग्मनज 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाते हैं, जैसे प्याज, नींबू, संतरा आदि। बहुभ्रूणता के उपयोग। नंबर 1, पादप पेड़जनक एवं उद्यान वैज्ञानिकों के लिए फलों उत्पन्न में यह बहुत उपयोगी विधि है। नंबर 2, दूसरा, इसमें इनसे प्राप्त नवोद्भिद जनक पादप के समान होते हैं। जीनिया तथा मेटाजीनिया क्या होता है। परागकणों का भ्रूणपोष फल या कुल पर सीधा प्रभाव जीनिया कहलाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग फोके ने किया था, जैसे मक्का। पीले रंग का भ्रूणपोष वाला नर पादप, सफ़ेद रंग के भ्रूणपोष वाला मादा पादप। तो इन दोनों का जब संलयन कराया गया तो क्या बनता है, पीले रंग के भ्रूणपोष वाला पादप बनता है। परागकणों का बीजावरण एवं फल भित्ति पर सीधा प्रभाव मेटाजीनिया कहलाता है, जैसे इनसे भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। भ्रूणकोश, भ्रूणपोष। नंबर 1, यह अगुणित एन संरचना है, यह त्रिगुणित संरचना है। नंबर 2, यह बीजांड में पाया जाता है, यह बीजों में पाया जाता है। इसका निर्माण निषेचन क्रिया से पूर्व होता है। इसका निर्माण निषेचन क्रिया के बाद में होता है। पश्चिम मतलब बाद में, पूर्व माने पहले। इसमें भोजन संचित नहीं रहता है, इसमें भोजन संचित रहता है। इनमें प्रतिमुख कोशिकाएं, अंड कोशिका, सहायक कोशिका तथा मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। भ्रूणपोष में इस प्रकार की रचना नहीं होती है, सभी समान प्रकार की होती हैं। भ्रूण तथा बीज में अंतर। भ्रूण तथा बीज। निषेचन के पश्चात बने युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड में बीज का विकास होता है। भ्रूण वास्तव में बीज का ही अंश है तथा इसी के अंदर सुरक्षित रहता है। बीज भ्रूण का अंश नहीं है। बीज एक स्वतंत्र संरचना के फल के अंदर रहता है। भ्रूण के अंदर कोई अन्य संरचना नहीं होती। बीज के भ्रूण के अतिरिक्त भ्रूण, बीजांडकाएं आदि पाए जाते हैं। जिसमें नंबर 4 है, भ्रूण विकास के अंदर ही सक्रिय रहता है। बीज में पृथक करके इसकी भूमि के अंकुरण नहीं होता और फिर नष्ट हो जाता है। बीज के अंकुरण से नया पौधा बनता है। ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम अगले दिन से चैप्टर 3 चालू करेंगे, मानव जनन। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपको नोट्स भी बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं इस चैनल पर। प्लस मैं आपको इस चैनल पर नीट की नॉलेज भी मिलेगी और प्लस कौन से चैप्टर मोस्ट हैं, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कुछ भी हो, टाइम टेबल क्या होना चाहिए तैयारी का, और आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, पाथेनियम पादप में विकसित कौन सी संरचना में एलर्जी रोग उत्पन्न करती है।
ठीक है। ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया था आपको ये क्वेश्चन। मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ उन्हें ढूंढने के बाद, ठीक है ना। तो इसका आंसर है परागण मानव में जो एलर्जी होती है वो किसके द्वारा होती है, ठीक है। इसने ये पूछा, हमारी होती है परागण मानव में एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। कौन करते हैं? परागण करते हैं, ठीक है। कौन परागण करते हैं? क्वेश्चन 2, परागण का सबसे भारी आवरण किसका बना होता है? स्पोरोलेनिन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? स्पोरोलेनिन का बना होता है। क्या? परागण का जो सबसे भारी आवरण जो होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, पराग बैंक में परागणों को कई वर्षों तक किसमें सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है ना। ये आपको सुरक्षित रखा जा सकता है द्रव नाइट्रोजन में, ठीक है ना। कितनी डिग्री पर? -196 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ अनाजों जैसे धान व गेहूं में परागणों की जीवन क्षमता कितने समय तक बनी रह सकती है? आंसर है इसका लगभग 30 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, खिलाड़ियों व धावक अश्वों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए पुष्प में बनने वाली कौन सी संरचना उपयोगी है? परागण, ठीक है। कौन सी है? परागण है। क्वेश्चन नंबर है 6, जब एक परागण 3 कोश की अवस्था में परागकोश से मुक्त होता है तो उस परागण में कौन सी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं? आंसर है इसका 1 कायकी कोशिका एवं 2 नर युग्मक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? आंसर है इसका लघु बीजाणु मृत कोशिका 2n में अर्धसूत्री विभाजन के होने के फलस्वरूप लघु बीजाणु या परागण n बनाते हैं। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीजांड में अध्यवरण से घिरे हुए कोशिकाओं के समूह को किस नाम से जाना जाता है? बीजायकांड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बीजांड का है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? गुरु बीजाणु मृत कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां, भ्रूणकोश मादा युग्मोद्भिद, ठीक है ना। भ्रूणकोश मादा युग्मोद्भिद की कौन सी कोशिका में तंतु रूप समुच्चय नामक संरचना पाई जाती है? सहायक या सहायक कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 11वां है, आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मोद्भिद एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास पुष्प के कौन से भाग या अंग में होता है? इसका आंसर है नर युग्मोद्भिद या विकास पुंकेसर के परागकोश में तथा मादा युग्मोद्भिद का विकास बीजांड में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक भ्रूणकोश में अंड समुच्चय की घटक कोशिकाओं के नाम लिखिए। आंसर है इसका 2 सहायक कोशिका एवं 1 अंड कोशिका मादा युग्मक, ठीक है ना। अंड कोशिका को मादा युग्मक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मोद्भिद व मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका का नाम लिखिए। लघु बीजाणु एवं गुरु बीजाणु। क्वेश्चन नंबर 15 है, भ्रूणकोश की उन संरचना का नाम लिखिए जो भ्रूणकोश में पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करती है। तंतु रूप समुच्चय। क्वेश्चन नंबर है आपका 16वां, बीजांड को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता
है। गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। जो बीजांड की तकनीकी रूप से जो उसकी तकनीकी होती है उसे हम गुरु बीजाणु कहते हैं।